आरोग्यम धन संपदाः शत्रु बुद्धि विनाशयम दीप ज्योतिर नमस्ते। हमारे स्नातक विद्यार्थीगण एवं उनके गर्वित अभिभावकों का सपदमपद से अभिनंदन। राज्यपाल महोदय का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। आप प्रारंभ से ही जन सेवा, समाज कल्याण, कृषि और डेयरी विकास जैसे क्षेत्रों की गहराई से जुड़े योगदान दिया है। आपका जीवन लोकतंत्र एवं समाज कल्याण को समर्पित। आपने महाराष्ट्र लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना तथा बागवानी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा जालना जिले के संरक्षक मन विनम्रता, निष्ठा एवं जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम महामहिम का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस समारोह को विशेष महत्व प्रदान करती है। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीपाल यादव जी एवं जे.के. सीमेंट लिमिटेड के उपाध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय सिन्हा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान करें। डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय राज्यपाल महोदय से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करें। सर, इजाजत हो तो पथ प्रदर्शक हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थान को निरंतर आगे बढ़ाती है। उनके मार्गदर्शन में हमने कई नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें तथा स्नातक उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपने ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, recipients of the honorary doctorate, honorable president, members of the advisory council and board of management, esteemed faculty, proud parents, and my dear graduates. Good evening. It is my privilege and joy to welcome you all to the 12th convocation ceremony of Sir Padampat Singhania University, a day that celebrates knowledge, perseverance, and achievement. Is not only a milestone for our graduating students, but also a reaffirmation of this university's steadfast commitment to excellence in education and innovation. Warmest welcome and deep gratitude to our chief guest, Honorable Governor, honors us, and your inspiring life of public service continues to encourage generations of young Indians to uphold the values of integrity, responsibility, and national progress. We are amongst us of the honorary doctorate, whose outstanding contributions in their respective fields exemplify the very ideals that this university seeks to instill: excellence with purpose and service with humility. A moment in your life, the culmination of years of learning, discovery, and personal growth. You now step into a world that is evolving faster than ever, a world that demands resilience, adaptability, and a strong moral compass. Carry forward the values of SPSU stands for: empower you
not only to build successful careers, but also to society. Sir Padampat Singhania University was founded by the visionary ideals of Sir Padampat Singhania ji, whose belief in nation building through education continues to guide us. That legacy was nurtured and carried forward by a foundation and ethics coexist harmoniously. Today, to the faculty and mentors, I extend heartfelt appreciation for shaping young minds with dedication and patience. Unwavering faith and sacrifices that you made this day possible. To create and to serve, carry the flame of SPSU wherever you go. Once again, I welcome and thank each one of you and our chief guest. प्रोफेसर पृथ्वीपाल यादव जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया सभा को संबोधित करें तथा विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। और हर्ष के साथ मैं आप सभी का सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी के 12th दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद सर। मैं SPSU के कुलाधिपति डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी का स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं डॉक्टर राघवपत सिंघानिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड श्री माधव सिंघानिया जी जॉइंट MD एंड CEO JK सीमेंट का भी अभिनंदन करता हूँ। मनोज सिंघल जी अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक MM ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीमती अर्चना पूरन सिंह जी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, श्री सज्जित डिसूजा जी, सभी आमंत्रित अतिथि, दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थी, उनके अभिभावक तथा विश्वविद्यालय परिवार का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सफलता आपके परिश्रम और दृढ़ता का परिणाम है। हम सर पदमपत सिंघानिया जी की दूरदर्शी विरासत और अपने संस्थापक स्वर्गीय श्री यदुपति सिंघानिया जी के उस दृष्टिकोण को साकार कर रहे हैं जिसके अंतर्गत सभी को सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो। वर्ष 24-25 में SPSU की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी, उसके कारण हम उदयपुर की मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी बनने की राह पर हैं। हमने आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे बी डिज़ाइन, MBA टेक, BBA LLB, BBA कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड MBA इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। हमने L&T एडुटेक, ZBA, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, रेड हैट, JK सीमेंट, इंटेल, गूगल क्लाउड, AWS एकेडमी, FL स्मिथ, ISDC और कई अग्रणी उद्योग जगत की संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। हमने AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, IoT, इन्वायरमेंटल साइंसेस, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन में जैसे क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इस वर्ष
सभी छात्रों का प्लेसमेंट करके SPSU ने अपने आप में एक मिसाल कायम की है और छात्रों का औसत वेतन 6.85 लाख पर एनम, जबकि सर्वोच्च वेतन 13.7 लाख पर एनम रहा है, जो कि अपने आप में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता का प्रमाण है। SPSU की रिसर्च अचीवमेंट्स अब देश के अग्रणी संस्थानों के समकक्ष है। हमारे 5 फैकल्टी मेंबर्स का गूगल स्कॉलर H इंडेक्स 20 से अधिक है और अधिकतम 52 है। 2 फैकल्टी मेंबर्स को विश्व के शीर्ष 2% और 5% रिसर्चर्स में स्थान प्राप्त हुआ है। ये एक विशेष उपलब्धि है हमारे SPSU के फैकल्टी के लिए। हमने इस साल 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए और जिसमें 500 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने 4 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किए हैं और बैंकों के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इस साल हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने 93 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें 7 बुक्स, 37 पेटेंट्स including UK, Indian and Canadian copyrights, 16 book chapters और 10 से अधिक MOUs विद लीडिंग इंडस्ट्रीज हम लोगों ने साइन किए। हमारे विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीते। इस वर्ष हमारे संस्थान में विद्यार्थियों ने 89 सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और NCC कैडेट्स ने 11 कैडेट्स ने B प्रमाण पत्र और 12 कैडेट्स ने C प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त किए, जो एक अपने आप में उपलब्धि है। आदरणीय महोदय, SPSU को एक सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी के रूप में पहचान दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व का अनुभव हो रहा है कि SPSU में सस्टेनेबिलिटी एक पहल नहीं बल्कि एक जीवन शैली का हिस्सा है। इस दिशा में हमने कई पहल किए हैं, जैसे सोलर एनर्जी जो हमने अपने यूनिवर्सिटी में 2018 से इस्टेब्लिश किया है, उससे प्रति वर्ष हम लोग 30 लाख की एनर्जी, 30 लाख की इलेक्ट्रिसिटी कास्ट सेव कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी मेस जिसमें 1200 स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, उसमें जो 20 kgs निकलता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके और उसको अपने किचन गार्डन में यूज़ कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने सतत प्रयास करके जो मेस में फूड वेस्ट होता था 100 kg पर डे, उसको हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करके बच्चों को मोटिवेट करके वो 100 kg हम लोगों ने रिड्यूस करके 75 kg पर ले आए हैं। और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल में ये फूड वेस्ट मेस का वो 0 हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हम सब स्टूडेंट्स का जो है धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने आगे बढ़ करके इस दिशा में हमारे साथ सहयोग किया। महोदय सर, उन्होंने बायोगैस प्लांट कैंपस में स्टैब्लिश किया है और उससे 3 से 4 सिलेंडर की हम लोगों को पर मंथ बचत होती है, जिससे ये एक और हम लोगों के सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्रेस में एक नई उपलब्धि है। महोदय सर, हम लोगों ने कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया है, जो एक सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में एक नया प्रोग्रेस है। और इस साल हम लोग कैंपस में हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सर पर्पज़ ये है कि हर्बल गार्डन से हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ एटलीस्ट एक टाइम का जो चाय है वो हमारे हर्बल गार्डन से पिएं। है कि हम राजस्थान के पहले विश्वविद्यालय हैं
जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट और MBA प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टूवर्ड्स अटेनिंग दिस सस्टेनेबिलिटी इनटू द कैंपस। मान्यवर, हम परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर हैं, नवाचार को अपना रहे हैं और कई निर्णायक कदम ले रहे हैं ताकि हमारे प्रिय संस्थापक श्री यदुपति सिंघानिया जी के उस स्वप्न को साकार किया जा सके जिसमें SPSU को देश के सर्वश्रेष्ठतम विश्वविद्यालय में स्थान दिलाना है। पर मैं विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके समर्पण, उनके अथक प्रयासों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से कर्नल संजय सिन्हा जी, हमारे कुलपति, डीन्स, कैंपस डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबर्स एवं कर्मचारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी अटूट प्रतिबद्धता और सतत योगदान ही इस विश्वविद्यालय की शक्ति और आत्मा हैं। मैं आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। याद रखें, आपका दीक्षांत दिवस अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह जीवन भर अनुशासन, दृढ़ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। आप यहाँ अर्जित मूल्यों को जीवन भर बनाए रखें और अपने अध्ययन संस्थान का गौरव बढ़ाएं। आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में अपार सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। देवी हैं। उनकी उद्यमशील यात्रा, कुशलता, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। MM ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने एक साधारण उद्यम को परिशुद्ध अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थान में परिवर्तित किया। शिक्षा एवं सामुदायिक सेवा के प्रति उनकी गहन निष्ठा के फलस्वरूप उन्होंने MNM एजुकेशनल कैंपस की स्थापना संगरूर में की तथा जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। जिनकी पहल पर स्थापित सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय अत्यंत एवं माननीय कुलपति से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मनोज सिंघल जी का सम्मान करें तथा मानद उपाधि से अलंकृत करें। मैं श्रीमती भाषण प्रस्तुत। भारत के प्रसिद्ध काफी शिक्षक एवं कई अधिकारियों में से एक हैं, जिनके नेतृत्व, समर्पण और जुनून ने वैश्विक स्तर पर इस खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दर्शन कला के क्षेत्र में फैला हुआ है। पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ श्रीमती अर्चना पूनम सिंह जी को भारतीय सिनेमा एवं दूरदर्शन में उनके अमूल्य योगदान के लिए अलंकृत करता है। Please present their acceptance speech. I request distinguished guests, member of the board and advisory council, faculty, parents and dear graduates. I am deeply honored and humbled to receive the Doctor of Literature Honours Process from Sir Padampat Singhania University. This recognition is not just a personal milestone, but a tribute to the many individuals, colleagues and mentors who have guided and supported me throughout my journey. I have always believed that success finds its true purpose when it benefits others. It is inspiring to see SPSU nurturing young minds
with the values of excellence, innovation and social responsibility. To all graduates, I extend my warm congratulations. May you move ahead with courage, compassion and commitment to serve the nation and the society. I express my heartfelt gratitude to the university and its leadership for this honor. Thank you, sir. Yeah. Rajasthan, Chairperson of the University, President, esteemed dignitaries on the dais, members of the Board of Management, Advisory Council and Academic Council, distinguished faculty members, revered parents, and dear graduates, the future of tomorrow. I stand here today reflecting on those who have received this award before me. At a ripe old age of 70, I feel truly blessed to be among them. To all who have considered me for this honorary doctorate, please accept my sincere thanks. This recognition is deeply humbling and I accept it with gratitude. Academia was never my forte because all I could ever think about was sport. A harrowing time for my mother. Sport has and has always been my passion and focus of life. And I won't let anything or anyone stop me. Professionally, I faced challenges that decades later still give me nightmares. But from those nightmares comes invaluable learnings. One of the most difficult situations I faced as a coach with India was in 2002 during the World Cup. We lost the first 3 matches and I had to leave the team halfway during the tournament. Did it break me? Did it break my ego? Sure, it did. But it didn't stop me from pursuing my passion, hockey. It spurred me to strive harder, and since 2002, basically 22 years later, I ply my trade in Europe, coaching there. On a more personal note, I wasn't ready for that. I lost my dad before I was born, and I lived my life with that missing link. That loss probably forced me and pushed me to develop and fine-tune relationships with players from coach to father figure. I believe that losses and hardships, both personal and professional, are really about your inner resilience and your ability to stand what comes at you and face challenges. I feel blessed that I have lived my passion and continue to live it on my own terms, evolving from a player to a coach and now a mentor. I believe each of us has to live our own lives and make our own mistakes along the way. But irrespective, I wish to share what has stood me steadfast in my coaching career. To be true to yourself, no matter, irrespective of how much that decision may cost you. No one can make you feel inferior. No one can make you feel inferior without your consent. During difficult situations, respond rather than react. It's absolutely fine to agree to disagree, as long as you disagree with respect. At 70, I'm still learning and truly believe this will not stop till the good Lord pulls the plug. Till that happens, I endeavor to stretch myself as far as I can go in the effort to spread my love for sport. I walk out of this auditorium, or the dome, with this doctorate in my hand and my heart on my sleeve. It is my sincere hope that I can do justice to all this doctorate represents. Thank you and good evening. Mrs. Archana Puran Singh to please deliver the acceptance speech. Vic D'Souza for that very inspiring speech. And while I was on my way here, one of the dignitaries said,
that go on, make them laugh now. But unfortunately, I haven't prepared anything to make you guys laugh. But it is a very, very overwhelming moment for me. So good evening, ladies and gentlemen, Honorable Governor of Rajasthan, Mr. Bagri, and all the dignitaries on stage. To be standing here in this beautiful city of Udaipur, receiving an honorary doctorate from the very prestigious SPSU, it feels surreal and most humbling. You know, 4.5 decades ago, with a suitcase in my hand and a head full of dreams, I started my journey as an aspiring actor, and I came to the city which was then called Bombay, now Mumbai. Some of those dreams did shatter on the way. I did not become the top leading lady as I had wanted to become, and that is the purpose that I had come to Mumbai for. I was rejected many, many times, sometimes for being too tall, sometimes for being too dark, you know, and sometimes for being too Western, too bold, too outspoken, too forward-thinking, too this, too that. It's a lot of rejections. But each rejection made me dig in my heels even more. Instead of giving up, I decided to hone other skills of mine. So I used my analytical prowess, which my honors in English degree had granted me, and became an anchor, a television host, and eventually a judge on comedy shows. And I thank God for this detour every day. Because most often, leading ladies do not have that span of career which fortunately I was granted. I've been here for 4.5 decades, and this has been granted to me very serendipitously because of this detour that my life took. Nonetheless, I can hardly take credit for most of the achievements that have come my way. My journey would not have been even remotely possible were it not for the many people who were the wind beneath my wings. Therefore, this honor today is not just mine today. It belongs first and foremost to my father. At the age of 19, he sent me all the way to this big, bad city, Bombay, because he had full faith that I would not betray his trust and that I would be able to overcome all the challenges that Tinseltown would have in store for me. It also belongs to my teachers of CGM Dehradun and Lady Shri Ram College, New Delhi, who taught me discipline and perseverance. Also to my colleagues who taught me that teamwork is so important if you have to get ahead in life. To my husband, Parmeet, who's standing right there. And a tall guy. Grown ever since we met. To my both my sons, Aishman and Aryaman, who is here. My younger one, Aishman, what love and family really means. They are my safe space, they are my cocoon, they are my haven. They are the reason for my smiles and laughter. Without them in my life, I would not be what I am and where I am today. So I thank you all from the bottom of my heart. Audience who have given me more love than I could ever give back. Every time you simply welcomed me in your homes. You made my life so magic. Only just this. Remember, life will not always go according to plan. Mine didn't. But that's okay. Because sometimes it is the detours that lead you to your true destiny. Whatever you choose to do it with your heart, do it with honesty, and never lose your sense of humor. Because that will carry you through your darkest days, as my sense of humor has through my darkest days. I accept this doctorate not as an ending, but as a beautiful reminder that learning never stops. Even at 30. Okay, 40.
All right, 50. Arey chalo, okay, 60 plus, yeah. Okay? So my learning is not going to stop. Thank you, SPSU University, Raghav, Madhav, Vidhi, all of you, I love you. For this extraordinary recognition and honor, I will cherish it always with a heart filled with gratitude. From the bottom of my heart, Raghav, Madhav, Vidhi, thank you much. Dhanyavad. Jai Hind. प्रोफेसर प्रसून चक्रवर्ती, संकाय अध्यक्ष अभियांत्रिकी प्रोफेसर अमित गोयल, उप संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार एवं प्रबंधन संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद पृष्टि से अनुरोध करती हूँ कि वे स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल कार्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधि हेतु माननीय कुलाधिपति एवं अनुरोध करता हूँ अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन संकाय के 2025 बैच के उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रगण कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। मैं आपके समक्ष अभियांत्रिकी एवं डॉक्टरल उपाधियों के लिए उपयुक्त पाया गया है और प्रार्थना करता हूं के लिए उन्हें कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। कुलपति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सबसे अधिक संचयी ग्रेड बिंदु औसत CGPA प्राप्त किया है। मैं मुख्य अतिथि महामहिम श्री हरिभाऊ किशन राव भांगड़े जी माननीय राज्यपाल करती हूँ कि वे 2025 की स्नातक कक्षा के लिए कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान करें। Master of Business Administration. कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है जिसने हमारे माननीय मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल एक प्रखर मंच पर पधार कर इस गरिमामयी सभा को अपने उद्बोधन द्वारा मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्रदान करें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से अधिपति डॉक्टर रणदीपति जी सिंघानिया, डॉक्टर मनोज जी सिंघल, प्रतिपाल जी यादव, श्रीमती डॉक्टर अर्चना जी कुरनिया, डॉक्टर श्रीमती जी सुधा, डॉक्टर संजय जी सिन्हा, प्रबंध मंडल के सदस्य, अकादमी काउंसिल के सदस्य, अभिभावक, छात्र छात्राएं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज इस विश्वविद्यालय में मनोज जी सिंघल, अर्चना जी बने हैं। और आपको बहुत खुशी हो गई कि अर्चना जी का नाम आया तब बहुत से लोगों ने ताली भी बजाई। कुछ होता है आजा हिंदुस्तानी सभी में आपने काम किया। कोई चित्रपट देखा नहीं,
निधिपति है। कि बजट विश्वविद्यालय को कोई बजट की कमी नहीं। ये गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी आत्मीयजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही सुखद है कि आपके इस विश्वविद्यालय का ये 12वां दीक्षांत समारोह आज यहाँ आयोजित हो रहा है। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नवजीवन का आरंभ है। यह वो समय है जब आप सभी विद्यार्थी और भविष्य के नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो कुछ आपने सीखा उसे व्यवहार में उतारकर राष्ट्र निर्माण के लिए यही से आपकी नवीन और महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ होती है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी के जो शिक्षा और ज्ञान विश्वविद्यालय में अर्जित किया है उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। शिक्षा लेने का जो समय आयु का 1/4 हिस्सा, ये उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसे गंवाना नहीं। अपनी उम्र 100 साल की पकड़िए आयुर्वेद में। आयुर्वेद ये बोलता है कि हर आदमी की उम्र 100 साल होती है, इससे कम ज्यादा भी होती है। अतः किसी को 100 साल जीना है या 10 जीना है वो उन्हीं के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं, जिसके उसके हाथ में है। आप कैसा रहते, कैसा खाते, कैसा सोते, क्या काम करते, उस पर सब निर्भर रहता है। लेकिन 100 साल की उम्र है, उसमें से 25 साल का करीब आपके गए तो 1/4 हिस्सा गया। तो आप बड़े भाग्यवान भी हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ शिक्षा ली। लेकिन समय का बहुत ध्यान रखना है, समय का बहुत ध्यान रखना है। समय कहीं मोल से मिलता नहीं। अब दुकान में जाओ और बोलो मुझे थोड़ा समय दिक्कत दो तो नहीं मिलेगा। समय खुद को निकालना पड़ता है और खुद का नियोजन करना पड़ता है। और समय का नियोजन जो होता है वो सभी का दिन भर के काम का भी नियोजन होता है, अभ्यास का भी नियोजन होता है, सभी का नियोजन होता है। नियोजन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं बहुत बार भी कहा है, आपको भी मैं शेयर करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में जब विधानसभा पहले शुरू हो गए थे 1937 में, और वो पहले जो सभापति थे, अध्यक्ष थे, वो थे हमारे मावलनकर, दादा साहब मावलनकर। और उसी विधानसभा का मैं भी अध्यक्ष रहा 14 से 19 तक। और भी दादा साहब मावलनकर लोकसभा के पहले भी अध्यक्ष थे। 52 में जब लोकसभा अपने चुनकर आई तो उसके भी अध्यक्ष थे। और जब आदमी बड़ा होता है, कोई पद पे जाता है, तो लोग उसके रिश्तेदार उसको बोलते हैं कि आप बड़े लोग हो गए, जरा मुझे कहीं ना कहीं नौकरी दो, कहीं ना कहीं मेरा काम दो, कहीं ना कहीं तो मेरा तो कैसी कोई मांग करते रहते। तो उनके एक रिश्तेदार उनके तरफ गए दिल्ली में और उन्होंने बोला कि भाई मुझे भारत का जो नियोजन मंडल है, वो नियोजन मंडल में मुझे काम करना है। मैं अर्थशास्त्री हूँ
मैं बीकॉम हुआ हूँ, एमकॉम हुआ, मैं अर्थशास्त्री हूँ, मुझे वहाँ काम करना है। तो 2-3 दिन ऐसे गए, दादा साहब मावलंकर के साथ उन्होंने भोजन भी किया। एक टेबल पे कि मेरे का तो दादा साहब ने उसको स्पष्ट बोल दिया कि भारत के नियोजन के काम के लिए तू लायक नहीं है। वो बोले क्यों? मैं तो अर्थशास्त्री हूँ। बोले तू ठीक है अर्थशास्त्री है, लेकिन आपको साथ में भोजन किया है, एक टेबल पे भोजन किया है, और एक बार में 2 बार तूने तुम्हारे थाली में झूठा छोड़ा है। तेरे से पेट का नियोजन तुझे आता नहीं, तो देश का नियोजन तू कैसा करेगा? नियोजन तय कर लेना कि आपकी ताली में झूठा नहीं छोड़ूंगा। इसके भी एक अभियान चल रहा है, झूठा मत छोड़ो, अन्नदान फजूल मत गमाओ, इसका भी एक अभियान चल रहा है। तो ये भी सोचना अपने को, और अपने को तो ये सोचना जरूरी पड़ेगा। आप किसी शादी में जाते हैं, और मेरा ये छात्रों से आग्रह की ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छी बात है, परंतु उसका अहंकार नहीं पाना। मैं इतना बड़ा हूँ, ये डिग्री ली, वो डिग्री, ऐसा अहंकार कोई भी जो डिग्री लेता है या बड़ा होता है उसके पास उसका अहंकार पहले से जाना, पहले से अहंकार जाना। अहंकार हो क्या उसको बड़ेपन की एक आदत होती है, मैं इतना सीखा, मैं इतना पढ़ा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो रहती मीपन की भाषा, जो रहती मीपन की भाषा, वो अपने इसमें नहीं रहना। जिसको आगे जाना है, बड़ा होना है, जिससे मीपन की जो भाषा होती, मी नहीं आप, मैं नहीं आप होना चाहिए। और मीपन कैसा जाना चाहिए? हमारे इधर एक बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने बोला है, मीपन तया से सहजपणे पक्व फड़ा चल के गले हो। जो आम होता है पक्व रहा, वो पीका तो उसको हवा भी नहीं लगी तो नीचे आता है। पक्व फड़ा चल के, मुझे पक्व फळ जसं पडतं वैसा अपना मीपन समाप्त होना चाहिए, गिर जाना चाहिए, तो भी आदमी बड़ा होता है, आदमी अच्छा रहता है। हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक सपना देखा है। हम तो अभी स्वातंत्र का अमृत महोत्सव साजरा किया, उसी समय उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष 2047 में अपन जब अपने स्वतंत्र की शताब्दी मनाएंगे, जब हमारा देश, हमारी भारत माता, हमारा राष्ट्र विश्व में सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे आगे जाना चाहिए कि राष्ट्र विश्व के लोगों ने, हमने पूछा इस पे क्या राय आपकी, और ऐसी स्थिति अपनी पूर्व थी, पूर्व ऐसी स्थिति थी, हम भूल गए, हमारी स्थिति ऐसी थी। कोई इस पे हम कम नहीं थे, हम तो विज्ञान में भी कम नहीं थे। और हमारा विश्व में जब 6 विश्वविद्यालय थे विश्व में, तब 2 विश्वविद्यालय हमारे भारत के थे। भारत
याद होगा तक्षशिला और उसके बाद भी विक्रमशिला, शारदा, ये सब विश्वविद्यालय थे और यही विश्वविद्यालय में विश्व के लोग आते थे, विश्व के बच्चे आते थे पढ़ने को। यहाँ संस्कृत भी सिखाते थे, सीखते थे और यहाँ अभ्यास भी करते थे। नालंदा था, आप लोग को मालूम है, लेकिन नालंदा अभी फिर से खड़ी हो गई, नालंदा फिर से खड़ी हो गई। नालंदा में अभी नालंदा केंद्र के शिक्षा विभाग के तरफ नहीं है, वो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय वो हमारा परराष्ट्र मंत्री है, परराष्ट्र धोरण है, वो परराष्ट्र धोरण परराष्ट्र मंत्री के तरफ है, यानी अभी विश्व में उसका प्रचार भी है। और ऐसी होती अभी नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है, अभी लोग आ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कितने चले, नालंदा विश्वविद्यालय कितने चले आपको मालूम है? बख्तियार खिलजी ने 1193 जो बख्तियार खिलजी वहां आया था लूटमार करने के लिए और बुखार आ गए तो बहुत परेशान था। उसके साथ जो लोग है वो गांव में ढूंढ रहे थे कि यहाँ कोई डॉक्टर है का, यहाँ कोई अच्छा वैद्य है का। किसी ने बोला नालंदा में आयुर्वेद के प्रमुख है, वो जानते हैं, उनको लेके आओ तो इनको दुरुस्त कर लेंगे। तो बख्तियार खिलजी के पास वो आया वैद्य, उन्होंने देखा, उसकी नाड़ी परीक्षा की और बोला मैं इसको दवा दे सकता हूँ। तो बख्तियार खिलजी बोला ये काफरों की दवा है, उसको दिया, एक पाउडर दी और वो पाउडर वो किताब का पन्ना पलटता तो उंगली जीभ को लगाता था, जीवा को उंगली लगाता था, पन्ना पलटता था। क्या था, पाउडर लगी थी, वो उसके उंगली को लगती थी और उंगली से जीभ को लगती थी और जीभ से पेट में जाती थी। अपने देश में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं, ये काफरों के देशों का ज्ञान, ये हमारा विश्वविद्यालय, हमारा यहाँ का ज्ञान था। बाहर के लोग भी आते थे वहाँ लगने के क्या पढ़ने के लिए, ऐसा नालंदा हमारा था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अपना जो तक्षशिला, ये तक्षशिला पिंडी के पास 35 किलोमीटर पे है। अभी उसका कुछ नहीं होगा वहाँ कि रावलपिंडी का नाम क्यों पड़ा। 1712 में मीर कासिम ने जब हमला किया था, उन्होंने उसको इतना पीटा कि जो जहां से मीर कासिम आया था वहां तक लेके गया। तो वो रावलपिंडी के वहां जो अभी है वहां उसका मुकाम था, कई दिनों तक पड़ता था। सैनिक 15 दिन महीना भर भी मुकाम करते थे कहीं, तो उन्होंने वह मुकाम किया और रावल के नाम से वो हो गई पिंड, रावलपिंड हो गई। बाद में रावलपिंडी ये बप्पा रावल के नाम से है। तुम ये इन्होंने बहुत आक्रमण झेले हैं। केवल ये मेवाड़ प्रांत ही ऐसा रहा कि जिन्होंने बहुत लड़ाई लगी है, बहुत लड़ाई लगी है। मैं इससे नहीं कह सकता, तो मैं इतना कहूँगा कि भारत 2040 में जिन्होंने एक सपना देखा है, तो वो सपना के लिए आप सभी का योगदान चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि अपना देश बहुत समृद्ध था, बहुत लोगों ने लूटा। 2 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। एक है 1835, 2 फरवरी 1835 पे
भाषण किया, वो भाषण की तारीख है 2 फरवरी 1835 और उन्हें सबके सामने बोला, मैं हिंदुस्तान में सभी ओर घुमा, मैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर घुमा हिंदुस्तान में, मुझे कहीं भिखारी मिला नहीं, भीख मांगने वाला मिला नहीं, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, यहाँ चोर भी नहीं थे, यहाँ भीख मांगने वाले नहीं थे, सब लोग समृद्ध थे। हमारे उधर कहावत है, ये हमारे उधर जो लोग यात्रा पे जाते थे चारों धाम करने के लिए, तो सोना भी अपने काठी को बांध कर लेके थे। सोना कोई हाथ में लगाता था, कोई चोरी नहीं करता था, ये सोने की चिड़िया थी। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, इतना सोना हमारे पास था लूटा, और उन्होंने आगे लोगों को अपन ज्यादा दिन गुलाम नहीं बना सकेंगे। भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो उन्हीं को उनके जो शिक्षा पद्धति है वो बदलो, उनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति मूल से उखाड़ लो और उनको इतना भिखारी बनो। रहना नहीं, खाने पीने को आदत, खाने पीने को जब उसके पास कोई नहीं रहा तो वो अपना ही ढूंढ आएगा, फिर वो और वो जीते रहेंगे। इतनी हालत उनकी करो, वो क्यों गुलाम क्यों नहीं बनेंगे तो उनके पास नैतिकता बहुत है। भारत के लोगों के पास नैतिकता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास लोगों को मदद करने की इच्छा शक्ति है और बहुत प्रामाणिक है। ऐसे स्थिति में बनेंगे, उनकी भूखा मारो और फिर अपने वहां अपने पास जो गुरुकुल थे वो सभी गुरुकुल अंग्रेजों ने बंद करवाए थे, और जो शिक्षा नीति उन्होंने दी वो 1835 से 1836 में उसका कानून बना और वो कानून भारत में लागू हो गया। तुम्हारी शिक्षा बंद करो, तुम्हारे गुरुकुल बंद करो, हमारी शिक्षा शुरू करो, अंग्रेजी स्कूल शुरू करो, उर्दू में स्कूल शुरू करो। वो यार तुम्हारी मार कर बंद किया। अरे अभी की एक घटना तुम्हारे राजस्थान में, अरे काली बाई एक छोटी लड़की थी, मारे अंग्रेजी के लोग आए, वो गांव माना तो पीटा, उसके शिक्षक जो थे वो शिक्षक को रस्सी को बांध कर, इसकी बात है। और वो जो गाड़ी को बांध कर लेके जा रहे थे, रस्सी से बांधा था, ये बच्ची खेत में आई थी, उसके सिर पे एक बोझा था, घास का बोझा था, तो उन्होंने देखा अपने सर जा रहे अपने गुरु जी, वो शिष्य को छुड़ाए, वो काली बाई उन्होंने अंग्रेजों ने गोलियां मार दी, 20 गोलियां उनके। तो इसका एक भाषण है महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का भाषण है। अहमदाबाद में उन्होंने जो भाषण किया उसकी तारीख भी बता रहा हूँ। 23 मार्च 1922 में अहमदाबाद में उन्होंने भाषण किया, कोर्ट के सामने भाषण किया, और अंग्रेजों ने हमको बहुत लूटा, हमारे पास अभी कोई रहा नहीं, हमारे स्कूल तो बंद हो गए, हमारे लोग ही नहीं शौचालय से करवा दिए, यहाँ के लोग भूखे मरे। महात्मा गांधी बोले कि हमारे लूटा, हमारे पास कोई अनाज रहा नहीं, हम भूखे मरे तो हम सभी के सभी मर जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी अंग्रेजों ने लाके रखी है। ये भाषण के लिए उन्होंने बहुत समृद्धि है। और महात्मा गांधी बोलते 1952 में 90 साल में कि हम सब लूट गए, हमारे पास कोई रहा नहीं। देखो इतना भारत कैसा था, कैसा हो गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
और वैसी स्थिति अपने 1835 में थी। इतना समृद्ध भारत था, वो भारत फिर से समृद्ध होगा, फिर से समृद्ध होगा। आप सभी के गुरुत्वाकर्षण कब लगाया? 1630 में शायद। और क्या बोला कि वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और फिर उसको लगा ये गुरुत्वाकर्षण है। और उसके पहले कोपरनिकस ने भी कहा था, लेकिन वो उजागर नहीं हुआ थे। उसके पहले 1150 में भास्कराचार्य नंबर 2 ने एक किताब लिखी है। वो किताब लीलावती नाम की है। आज भी वो किताब है, विदेश में तो बहुत लोगों के पास है। वो लीलावती ने लिखा है। लीलावती उसकी बेटी थी, वो विधवा थी करके वो उनके घर में रहती थी। तो उन्होंने पूछा, बाबा तुम बोलते सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके बाजू घूमती, चंद्र उसके बाजू घूमता, गिरते क्यों नहीं? भास्कर उत्तर दिया था, एक दूसरे को आकर्षित करते, एक दूसरे को खींचते, इसीलिए वो गिरते नहीं। आकर्षित करना, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण है। 1150 में लिखा और विटोन ने 100 साल के बाद, 100 साल हमारे भारद्वाज नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हो गए। बहुत लोग उसमें भारद्वाज के नाम से भी कोई स्कूल खोलते हैं, कोई कॉलेज खोलते हैं, कोई कक्षा का नाम देते हैं भारद्वाज। इन्होंने किताब लिखी, उसका एक किताब है उनका यंत्र सर्वत्र, और उन्होंने विमान का भी उन्होंने उल्लेख किया है भारद्वाज में। और वो भारद्वाज में एक विद्यार्थी, उसका नाम था शिखर बाबूजी तलपदे। उन्होंने मथुरा में जाके, जो हमारे महर्षि दयानंद जी थे, उनका जो आश्रम था, आश्रम में गया, उन्होंने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत सीखा। और फिर उन्होंने मुंबई में जाने के बाद उन्होंने वो किताब पढ़कर उन्होंने विमान का एक ढांचा बनाया और वो मुंबई के चौपटी पे उड़ाया। आपको चौपटी याद होगी सभी को। आपने तो चलो वो क्रश कर दिया, जेल में डाल दूंगा। फिर वो शांत बैठा। फिर एक इग्नेट की एक कंपनी आई और वो कंपनी ने वो सब ले लिया। और वो कंपनी ने फिर अमेरिका की एक कंपनी है, उसको बेचा, वो सब मटेरियल ले दिया। और फिर 1895 में बनाया। और जो कंपनी ने राइट बंधु में राइट का ज्ञान था, लेकिन हमारे पास 1000 साल तक आक्रमणकारियों ने हमारा इतना दबाव डाल दिया था, तो हमारे जो कुछ नहीं करते थे। और इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अच्छे पढ़े, अच्छे काम के। ये यूनिवर्सिटी भी यहाँ की बहुत अच्छी ठिकाने आपके नाम से यूनिवर्सिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और अच्छे से बन जाओ और आप स्वहित के बराबर, स्वहित से देखो, अपना प्रपंच देखो, लेकिन राष्ट्र का प्रपंच का भी ध्यान रखो। इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशनराव बागड़े जी, माननीय कुलाधिपति डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर पृथ्वी यादव जी, विशिष्ट अतिथिगण एवं मानद उपाधि से सम्मानित विभूतियाँ,
प्रबंधन मंडल एवं सलाहकार परिषद के सदस्यगण, अतिथिगण, संकाय सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय स्नातक विद्यार्थीगण, सभी को सायं नमस्कार। विश्वविद्यालय की ओर से इस गौरवपूर्ण अवसर पर 12वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आभार व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। सर्वप्रथम हम अपने माननीय मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागले जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समय आपके प्रेरक एवं विचारोत्तेजक उद्बोधन से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को विशेष महत्व प्रदान किया है। आपका धन्यवाद। हम अपने माननीय कुलाधिपति डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सतत प्रोत्साहन से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम अपने विशिष्ट अतिथियों तथा मानद उपाधि से सम्मानित विभूतियों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारे विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर पृथ्वी यादव जी के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं, जिनके शैक्षिक नेतृत्व, दृष्टि और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता का वातावरण सुदृढ़ हुआ है। प्रबंधन मंडल एवं सलाहकार परिषद के सभी सदस्य, सभी अतिथिगण, हमारे संकाय सहयोगियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों का भी आभार, जिनके सहयोग और समर्पण से यह समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। साथ ही हम सभी शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों, प्रोटोकॉल अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। प्रिय स्नातक विद्यार्थीगण, आपको इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। आप अपने जीवन में विश्वविद्यालय के मूल्यों को आत्मसात करें, उसे आत्मसात करते हुए समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। आप सभी की उपस्थिति से यह अवसर और भी गरिमामय बना है। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद। से अनुरोध करती हूँ कि वे राज्यपाल महोदय से दीक्षांत समारोह 2025 के समापन की घोषणा की अनुमति लेने का अनुरोध करें।